एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वो कम बोलता था, लेकिन हर बात को ध्यान से सुनता था। उसके दोस्त अक्सर उसे चुप रहने वाला समझते थे, लेकिन रामू की आंखें हमेशा कुछ न कुछ खोजती रहती थीं। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई थी, जिससे गांव के मवेशी बीमार पड़ने लगे। गांव वाले परेशान थे। वैद्य, हकीम सबने अपनी अपनी कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई और सभी से राय मांगी। कई लोगों ने बड़े बड़े सुझाव दिए। कुछ ने बलि चढ़ाने की बात की तो कुछ ने गांव छोड़ने की। रामू चुपचाप सब सुनता रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने धीरे से कहा, मुखिया जी, मैंने देखा है कि जब से जंगल में एक विशेष प्रकार की झाड़ी उगनी शुरू हुई है, तभी से जानवर बीमार पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि उस झाड़ी का कोई संबंध इस बीमारी से हो सकता है। गांव के कुछ लोग हंसे, ये छोटा बच्चा क्या जानेगा। लेकिन मुखिया ने रामू की बात पर गौर किया। रामू ने आगे कहा, मैंने ये भी देखा है कि जब जानवर उस झाड़ी के पत्तों को खाते हैं तो वे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। हमें उस झाड़ी को हटाना चाहिए और जानवरों को उससे दूर रखना चाहिए। रामू की ये बात सुनकर मुखिया को कुछ उम्मीद जगी। उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को रामू के साथ जंगल भेजा। रामू ने उन्हें उन झाड़ियों की पहचान कराई और गांव वालों ने मिलकर उन जहरीली झाड़ियों को हटा दिया। कुछ ही दिनों में मवेशियों की सेहत में सुधार होने लगा। गांव वाले हैरान थे। मुखिया ने रामू को बुलाया और पूछा, बेटा, तुमने ये सब कैसे जाना। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने बस आसपास की चीजों को ध्यान से देखा। मैंने देखा कि जानवर बीमार पड़ रहे हैं और साथ ही एक नई झाड़ी उग रही थी। मैंने यह भी देखा कि जो जानवर उस झाड़ी के पास जाते थे वे ज्यादा बीमार होते थे। मैंने बस इन बातों को जोड़ा और थोड़ा धैर्य रखा। मुखिया ने रामू की पीठ थपथपाई और कहा, रामू, तुम्हारी समझदारी और दूरदर्शिता ने आज पूरे गांव को बचा लिया। तुमने हमें सिखाया कि बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ बातें नहीं बनाता, बल्कि हर चीज का बारीकी से अवलोकन करता है, परिणाम पर विचार करता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। गांव वालों ने भी रामू की प्रशंसा की। उस दिन से रामू को गांव का सबसे बुद्धिमान लड़का माना जाने लगा। रामू की इस बुद्धिमानी ने न केवल गांव को संकट से उबारा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक भी बन गई। कहानी के आगे का भाग कुछ इस प्रकार है। ज्ञान का प्रसार और नई शुरुआत। समय बीतता गया और रामू अब युवा हो चुका था। गांव के लोग अब उसे केवल रामू नहीं, बल्कि रामू पंडित कहकर सम्मान देने लगे थे। मुखिया ने रामू को गांव की पाठशाला की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि वो बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान बल्कि जीवन की बुद्धिमानी भी सिखा सके। रामू ने अपने शिक्षण में उन 12 गुणों को शामिल किया जो उसने आचार्य चाणक्य की नीतियों से सीखे थे। अनुभव का सम्मान। वो बच्चों को सिखाता कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि बड़ों के अनुभवों और प्रकृति के अवलोकन में भी छिपा है। धैर्य की शक्ति। जब भी कोई छात्र जल्दबाजी में गलती करता, रामू उसे याद दिलाता कि शांत मन ही सबसे बड़ा हथियार है। मौन का महत्व। उसने पाठशाला में मौन सत्र शुरू किए, जहां छात्र चुप रहकर अपनी सोच को गहरा करते और दूसरों को ध्यान से सुनना सीखते। एक बार फिर गांव पर संकट आया, लेकिन इस बार वो प्राकृतिक नहीं था। पास के एक लालची साहूकार ने गांव की जमीन हड़पने के लिए छल कपट का जाल बुना। लेकिन रामू की सीख की वजह से गांव वाले अब पहले जैसे भोले नहीं थे। उन्होंने बिना डरे और बिना शोर मचाए योजनाबद्ध तरीके से अपनी जमीन के कागजात सुरक्षित रखे और साहूकार की मंशा को पहले ही भांप लिया। रामू ने गांव वालों को एकजुट करते हुए कहा, बुद्धिमान वो नहीं जो युद्ध करे, बल्कि वो है जो युद्ध होने की नौबत ही न आने दे। साहूकार को अपनी हार माननी पड़ी और वो चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। रामू की ये दूरदर्शिता देखकर गांव के बुजुर्गों ने कहा कि असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि वो विवेक है जो कठिन समय में सही रास्ता दिखाता है। आज भी उस गांव में एक पुरानी कहावत प्रसिद्ध है, शब्द उतने ही बोलो जितने की जरूरत हो, लेकिन सोच हमेशा पूरी रखो। रामू की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि बुद्धिमान बनने के लिए उम्र की नहीं, बल्कि सही दृष्टि और संयम की आवश्यकता होती है। मौन की शक्ति और प्रारंभिक परीक्षा। रामू की प्रसिद्धि अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रही थी। पड़ोसी राज्यों तक उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पहुंचने लगे थे। लेकिन रामू का व्यक्तित्व पहले जैसा ही शांत था। वो अक्सर गांव के किनारे लगे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठता, जिसे उसने मौन की पाठशाला का नाम दिया था। एक दिन मगध के राजा के प्रधान सलाहकार आचार्य सोमदत्त भेष बदलकर गांव आए। वे रामू की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने देखा कि रामू शांत बैठा है। सोमदत्त ने पास जाकर पूछा, युवक, लोग कहते हैं तुम बहुत ज्ञानी हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? रामू ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, विचार। सोमदत्त प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने अगला प्रहार किया
और सबसे भारी क्या है? रामू ने उत्तर दिया, पाप का बोझ और मां का कर्ज। सोमदत्त ने अंतिम प्रश्न पूछा, बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी हार क्या होती है? रामू मुस्कुराया और बोला, जब वो अपने अहंकार के कारण ये मान लेता है कि उसे अब और सीखने की आवश्यकता नहीं है। सोमदत्त समझ गए कि ये बालक असाधारण है। उन्होंने उसे राजदरबार में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया। उसका मानना था कि असली सेवा जमीन से जुड़कर होती है। अध्याय 2, कूटनीति और गांव की सुरक्षा। समय का चक्र घूमा और रामू अब 30 वर्ष का परिपक्व पुरुष बन गया था। गांव में अब एक नई समस्या खड़ी हुई थी। राज्य की सीमा पर स्थित होने के कारण डाकुओं के एक शक्तिशाली गिरोह ने गांव को लूटने की योजना बनाई थी। गांव वाले डरे हुए थे और हथियारों से लड़ने की बात कर रहे थे। रामू ने सभा बुलाई। उसने चाणक्य नीति का पहला सिद्धांत लागू किया, अपनी योजना को गुप्त रखना। उसने गांव के युवाओं को बुलाया और कहा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उनकी बुद्धि को भ्रमित करना है। रामू ने गांव के चारों ओर गहरी खाइयां खुदवाईं, लेकिन उन्हें घास और मिट्टी से इस तरह ढक दिया कि वे जमीन का ही हिस्सा लगें। उसने गांव के मुख्य द्वार पर जहरीले नहीं बल्कि खुजली पैदा करने वाले पौधों का अर्क छिड़कवा दिया। जब डाकू रात के अंधेरे में आए तो वे उन खाइयों में गिर पड़े। जो बच गए उन्हें उन पौधों के संपर्क से इतनी भयंकर खुजली हुई कि वे हथियार छोड़कर भागने लगे। रामू ने डाकुओं के सरदार को बंदी बना लिया, लेकिन उसे मारा नहीं। रामू ने उसे भोजन कराया और शांत भाव से कहा, तुम बलवान हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति विध्वंस में खर्च हो रही है। यदि यही शक्ति निर्माण में लगे तो तुम अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हो। डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। वो रामू का शिष्य बन गया और गांव की सुरक्षा करने वाली टुकड़ी का प्रमुख बना। ये रामू के लालच और दिखावे से दूर रहने और मंशा भांपने के गुण का परिणाम था। अध्याय 3, सूखे का संकट और दूरदर्शिता। कुछ वर्षों बाद क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। 2 साल से वर्षा नहीं हुई थी। नदियां सूख गई थीं और खेत बंजर हो गए थे। लोग दाने दाने को मोहताज थे। अन्य गांवों के लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन रामू के गांव वाले अभी भी सुरक्षित थे। इसका कारण था रामू की परिणामों का आकलन करने की शक्ति। 3 साल पहले जब बहुत अधिक वर्षा हुई थी, रामू ने गांव वालों को अतिरिक्त अनाज भंडारित करने और गांव के पीछे एक विशाल झील खोदने के लिए प्रेरित किया था। उस समय लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वही झील और अनाज का भंडार गांव की जीवन रेखा बन गया था। रामू ने अन्न के वितरण की एक न्यायपूर्ण प्रणाली बनाई। उसने सिखाया कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाता है। सूखे के समय में जब खेती संभव नहीं थी, उसने गांव वालों को हस्तशिल्प और बुनाई सिखाई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर रही। अध्याय 4, षड्यंत्र और आत्मपरीक्षण। रामू की बढ़ती ख्याति से कुछ लोग ईर्ष्यालु भी हो गए थे। गांव के ही एक धनी जमींदार धनपत ने रामू के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसने राजदरबार में खबर भिजवा दी कि रामू अपना अलग राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है और उसने डाकुओं की एक सेना तैयार की है। राजा के सैनिक रामू को गिरफ्तार करने आए। गांव वाले विद्रोह करने को तैयार थे, लेकिन रामू ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, केवल समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह स्वेच्छा से कारागार चला गया। जेल में भी वो शांत रहा। उसने जेलर और कैदियों से बातें की, उन्हें शिक्षित किया। उसने जेल की दीवारों पर मिट्टी से गणित और दर्शन के सूत्र लिखे। राजा ने जब गुप्त रूप से कारागार का निरीक्षण किया तो वो रामू की शांति और ज्ञान देखकर दंग रह गया। राजा ने सभा बुलाई और रामू से स्पष्टीकरण मांगा। रामू ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि राजा को गांव की स्थिति का दौरा करने का सुझाव दिया। राजा जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि डाकू अब रक्षक बन चुके थे। अकाल में भी लोग भूखे नहीं थे और हर बच्चा शिक्षित था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धनपत को दंडित किया और रामू को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करने की पेशकश की। अध्याय 5, अंतिम सीख और महाप्रयाण। रामू ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर वो महीने के 15 दिन अपने गांव में ही बिताएगा। राजदरबार में रहते हुए उसने राज्य की नीतियों को चाणक्य नीति के आधार पर बदला। उसने कर प्रणाली को सरल बनाया ताकि गरीबों पर बोझ न पड़े। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में रामू वापस अपने गांव आ गया। अब वो काफी वृद्ध हो चुका था। उसने अपनी पूरी संपत्ति गांव के विद्यालय और चिकित्सालय के नाम कर दी। मृत्यु से कुछ क्षण पहले उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? रामू ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अपनी आत्मा को शांत रखना और पीछे एक ऐसा समाज छोड़ जाना जो बिना किसी गुरु के भी सही और गलत का निर्णय ले सके। उसने अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी बातें कम बोलना, ज्यादा सुनना, समय का सम्मान करना और हार न मानना गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए मिल गई। आज भी उस गांव के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख लगा है।
बुद्धि तलवार से तेज होती है और मौन गरजने वाले बादलों से अधिक शक्तिशाली। जो स्वयं को जीत लेता है वो पूरे विश्व को जीत लेता है। निष्कर्ष, बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुणों का निचोड़। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि ये 12 लक्षण केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। 1. गोपनीयता। उसने अपनी योजनाओं को तब तक छिपाया जब तक वे सफल नहीं हुई। 2. मौन। उसकी चुप्पी ने उसे दूसरों से अधिक समझने की शक्ति दी। 3. धैर्य। संकट के समय भी वो विचलित नहीं हुआ। 4. स्वाध्याय। उसने जीवन भर सीखना नहीं छोड़ा। 5. क्षमा और सुधार। उसने डाकुओं को सुधारकर समाज की मुख्य धारा में लाया। 6. निस्वार्थ भाव। उसने सत्ता का मोह नहीं किया। रामू की विरासत आज भी उन लोगों के दिलों में जीवित है जो शांति, विवेक और बुद्धिमानी के मार्ग पर चलना चाहते हैं।